में हम पहुँचे हुए हैं गोला तहसील के सुंदरम लान में, जहां पर एक विधायक राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा यहां पर बैठक रखी गई है। इतने वरिष्ठ लोग आए 1951 से लेकर 1967 तक अपने वचनों से सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ होते थे तो स्थितियां क्या थी, इस राष्ट्र का कितना फायदा होता था, यह किसी व्यक्ति से छुपा नहीं है। वर्तमान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और पूरे देश में एक संविधान होगा, एक राष्ट्र होगा, एक चुनाव होगा। ऐसी अपनी वेदना के साथ मोदी जी ने लगातार मेहनत करते हुए आज इस पे चर्चा करने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस निमित्त सभी जगहों पे, हर ब्लॉकों से, हर नगर पंचायतों से एक एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है माननीय राष्ट्रपति जी के वहां कि हम सभी समर्पित हैं इस एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, और ये चुनाव भी 2 चरणों में होगा। एक चरण में विधानसभा लोकसभा एक साथ होगा और दूसरे चरण में ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों का चुनाव होगा। कितना अच्छा होगा जब 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर सभी चुनाव की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी मान्य होता है विकास कार्यों का, वो सभी एक तार गति से चलेंगी और इस देश में विकास की नई गतियां प्रारंभ होंगे। विकसित भारत मोदी जी का लक्ष्य है 47 तक, लेकिन विकसित भारत तभी संभव है जब देश का बच्चा बच्चा खुशहाल होगा, देश का हर किसान खुशहाल होगा, रोजगार हमारे पास चरम पे होगी और एक देश होगा, एक चुनाव होगा, तब जाकर हम विकसित भारत की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि भारत विकसित तभी होगा जो हर तरफ, हर तरीके से हम विकास के श्रेणी में आगे जाएंगे। मैं इसी निमित्त अपने बीच आज के मुख्य अतिथि चिल्लोपार के लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा वो आवे और एक राष्ट्र एक चुनाव पे अपना बहुमुखी वक्तव्य दें। आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी। कर्मचारी थे क्या, हमारे पास संसाधन थे क्या, तब हमारे पास प्लेन की सुविधाएं इतनी थी क्या, तब हमारे पास ट्रेन की इतनी सुविधाएं थी क्या, तब हमारे पास 4 पहिया गाड़ियों का इतना बड़ा रेला कभी था क्या। जब हम अभी आजाद हुए थे तब भी हम पूरे देश में एक साथ चुनाव करा रहे थे, और जब हम दुनिया की बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ चुके हैं, 5वीं अर्थशक्ति, अर्थ जगत की शक्ति बन चुके हैं और तीसरे की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, और तब हमें ये विचार करना पड़ रहा है कि क्या हम एक देश एक चुनाव की चर्चा करें। कई सारे विपक्ष के लोग इस पे आशंका करते हैं। मैं उन विपक्ष के साथियों से बार बार ये कहता हूँ कि आज जो आपके पास संसाधन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि 52 में इतने संसाधन नहीं रहे होंगे, 57 में नहीं रहे, 62 में नहीं रहे, 67 में नहीं रहे, तब हमने करा दिया, हमारे नेतृत्व ने करा दिया। तो आज तो हमारा नेतृत्व का लोहा दुनिया मान रही है, तो आज तो नहीं करा सकते, हम करा सकते। इसलिए ये बात तो बेमानी है कि इतने मटपेटिका, इतने मशीन कहाँ से आएगी, इतने संसाधन कहाँ से आएंगे, इतनी ठोस कहाँ से आएगी, ये बात तो बेमानी हो गई। उसके बाद 69 में चूंकि मध्यावधि चुनाव हो गया, इस नाते उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का चुनाव अलग अलग हो गया। ऐसे ही फिर बीच के कालखंड में कांग्रेस की सरकारें थी जो उनके मनमर्जी से मुख्यमंत्री नहीं चल पाता था या वहां पे उनको अपना एजेंडा थोपना होता था, तो असमय उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था। बर्खास्त हो
गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर 6 महीने बाद संवैधानिक मजबूरी है कि 6 महीने बाद चुनाव कराना है। फिर ये सिलसिला पूरे देश में पूरी अस्त व्यस्त हो गई, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। और जिसके नाते दुष्परिणाम क्या हुआ, बार बार चुनाव। मैं आर्थिक पक्ष में बाद में आऊंगा, 3 पक्ष इसका है, मैं आर्थिक पक्ष में बाद में आऊंगा। पहले इसका सामाजिक पक्ष में हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि इससे आप से ज्यादा बेहतर मैं जानता हूं, ग्राम प्रधान का चुनाव, सभासद का चुनाव, बीडीसी का चुनाव से खतरनाक और कठिन कोई चुनाव नहीं होता है। सबसे कठिन चुनाव ये है। इसलिए हम जो दर्द आपको शेयर करना चाहते हैं, इस दर्द को हमसे बेहतर आप समझ पाएंगे। वो ये है सामाजिक संरचना का ताना बाना जो हमारा है, वो पूरा का पूरा बार का चुनाव ध्वस्त कर देता है। भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, तो हमको अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी लेवल तक चले जाएंगे। ऊपर जाना होगा लेवल पे तो ऊपर तक जाएंगे, नीचे तक भी जाना होगा तो अपनी जीत युद्ध और प्रेम में सब जायज है, ऐसा लोग कहते हैं। इस नाते हम कुछ भी कर लें, अगर जातीय नफरत फैलानी है वो भी फैला लेंगे, भाई को भाई से अलग करके एक भाई को अपने में मिलाना है वो भी कर लेते हैं। हर वो काम कर लेते हैं जो समाज को मंजूर नहीं है, देश को मंजूर नहीं है, लेकिन हमारी जीत के लिए आवश्यक है, इसलिए हम वो गलत भी कर जाते हैं, मजबूरी में ही से। परिणाम क्या होता है, अब एक चुनाव हुआ, अब एक चुनाव में द्वंद्व हुआ, पूरी की पूरी आगड़े से होना शुरू हुआ। चलो यार, तो हर गहरा से गहरा घाव वक्त लेता है, भरता है। तो जब सामाजिक समझता लगता है कि अच्छा भाई चलो उठो बैठो, समान शिष्टाचार शुरू होता है। अभी वो हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा घाव भरना शुरू हुआ, तब तक विधायक किया। तब हम लोग सब चली, वो आलस कर जाते हैं। इसीलिए प्रधान लोगों का जब परसेंटेज आता है तो वो ज्यादा होता है और लोकसभा में सबसे कम हो जाता है। तो हमारा वोट मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, तो फिर लोग ज्यादा से ज्यादा अपने नेता का चयन करेंगे। तो इसका लाभ ऐसा नहीं कि बीजेपी को ही मिलेगा, इस नाते बाकी लोग विरोध कर सकते हैं। उसका लाभ पता नहीं किसको मिलेगा, किस दल को मिलेगा, ये तो उस दल के मतदाता की संख्या पर निर्भर करेगा। लेकिन सारे राजनीतिक दल के हित में, सारे देश के हित में आवश्यक है कि समय की भी बचत होगी और हमारा मतदाता जब चलेगा, बाहर का मतदाता, तो फिर वो एक ही साथ अपने सारे प्रतिनिधियों को करेगा, भैया मैंने आपको इसके लिए इनको बैठा दिया, इस पद के लिए इनको बैठा दिया, अब चाहिए 5 साल आप लोग विकास करिए। तो इससे सभी तरह के प्राविधानों का जो चुनाव है, सभी तरह के प्राविधानों का वोट का परसेंटेज, मतदान की पोलिंग का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। एक तो इसका यह भी लाभ है। दूसरा, जो ये पूरा का पूरा हमारा खर्च है, जो अनावश्यक खर्च हो रहा है, हर बार हमको उतनी मशीन भेजनी, उतने कर्मचारी भेजने, सारे स्टाफ आ जाते हैं, फिर उस ऑफिस का काम रुक जाता है, सारे देश के आईएएस लग जाते हैं, सारे प्रमुख सचिव और विशेष सचिव सब लग जाते हैं, डायरेक्टर लग जाते हैं, पूरा प्रदेश का, पूरे देश का ठप हो जाती है पूरी प्रक्रिया। इससे लाभ ये हुआ कि देश का एक आंकड़ा आया है कि जो पैसा की बचत हो रही है वो लाख करोड़ की हो रही है। 2000, 3 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ नहीं, लाख करोड़, वो भी दहाई में है। वो एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक दिन एक कंपनी ने रिसर्च किया था कि पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव किया जाए तो देश का इतने लाख करोड़ रुपए बचेगा और देश जल्दी से आर्थिक महाशक्ति और जल्दी बन सकता है। हम और लोग कहते हैं, मोदी जी कह रहे कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर को, तो हमसे क्या मतलब, ग्राम प्रधान जी लोग तो हैं, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं। इस मामले में शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। और बिना किसी ब्याज के 5
देने की स्कीम ले आई है योगी सरकार। 1 हर साल 1 लाख युवाओं को 40 साल से कम के जो लोग होंगे उन्हीं को युवा अभी तक फिलहाल माना गया है। अब कोई अपने को बढ़ाना चाहता हो तो है, 52 वाले नहीं है। 1 लाख लोगों को दे रही है। गारंटी कौन ले रहा है? प्रॉपर्टी आपकी कोई उस लड़के की गिरवी दे रखी जाएगी, कोई जमीन जायदाद नहीं। गारंटी योगी सरकार ले रही है कि आप उद्योग लगाओ, बैंक लोन देगा आपको, ब्याज भी सरकार देगी। शर्त यह है कि किस्त समय से मूलधन जाना चाहिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो जो 5 लाख की वो 5 साल में किस्त आपने भरा, क्यों 5 लाख फिर सरकार देगी। आप किसी भी तरह का उद्योग ऐसा लगाइए जिसमें कम से कम 4 से 5 लोगों को आप नौकरी दे सकें। और ऐसा आप करते हैं, पशुपालन से लेके फूड प्रोसेसिंग से लेके ग्रिल फाटक से लेके प्लास्टिक से लेके किसी भी तरह के उद्योग गांव में लगाइए। रेडीमेड गारमेंट्स का उद्योग लगाइए, सिलाई कढ़ाई का उद्योग लगाइए। 5 तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके गांव में कोई नौजवान ऐसा हो तो बिल्कुल उसे प्रेरित करिए। ऑनलाइन सब मामला है, कहीं ना बैंक में जाना है, न किसी विधायक सांसद के यहाँ जाना है, सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी बात रखे। सब कुछ वहीं से सीएमओ कार्यालय से टेस्ट होगा, उसकी सारी व्यवस्था होगी और बैंक को वही सीएमओ ऑफिस से फोन जाएगा, इनको लोन दे दीजिए। तो इसका लाभ जब हमको, अब ये लाभ कब मिलेगा? जब हम बार बार के चुनाव से बचेंगे। जब बार बार चुनाव से बचेंगे तो काम, वो लड़का जो 5 लाख लगाया है उसको फिर काम करने में आनंद आएगा। इस नाते हमारा एक देश एक चुनाव आर्थिक रूप से भी बेहद जरूरी है कि पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, गांव का तेजी से विकास होगा। ये जो पैसा बचेगा ये गांव में ही जाएगा और गांव की गलियां, गांव की नाली, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आने जा रही है, अब शिक्षा पानी पिलाना, आपके गांव में जो सबसे बड़ी समस्या आने जा रही है वो जल निकासी की है। भयंकर समस्या आने वाले 10-15 वर्षों में, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता तेजी से बंद हो रहा है। दुर्गे जी समझ लीजिए, आपसे बता रहे हैं पानी से रास्ता बंद हुआ, बीचों बीच से हाईवे जा रहा है। चिल्लू पार को पहली बार माननीय केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री आदरणीय श्री हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी के भगीरथ प्रयास से चिल्लू पार को और बांसगांव को पहली बार रेल ट्रैक भी हमको अब मिला है। यह भी हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और चिल्लू पार के लिए यह भी एक सौभाग्य का विषय। आप सभी माननीय छत्तीसगढ़ को बधाई देना चाहता हूं। चिल्लू पार विधानसभा औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है, यह भी आपके लिए सौभाग्य का विषय है। गीजा कहाँ है? सहजनवा में, और उसकी शाखा जुड़ते हुए कहाँ आ गई? वो आ गई चिल्लू पार, पुराना धुरिया पार। उसी नाम से वो औद्योगिक इकाई बना है, धुरिया पार औद्योगिक क्षेत्र। अभी एथेनॉल प्लांट जो 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रथम चरण का है, सीएनजी प्लांट अभी वहां शुरू हुआ है, सीबीजी प्लांट। और इसके बाद अभी सांसद जी आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी बता रहे थे कि अडानी ग्रुप भी एकदम अंतिम चरण में चल रहा है सीमेंट की फैक्ट्री का, बाजरा ग्रुप का भी चल रहा है कुछ चीजें। इसके अलावा भी रेडीमेड हब के रूप में हमारा क्षेत्र होने जा रहा है। उसका लाभ आप प्रधान जी लोग जान लीजिए, आदरणीय प्रधान जी सभासदगढ़ और 6 पंचायत सदस्यगढ़। रेडीमेड हब का मतलब क्या है? सीधे अगर जिनके कोई दोस्त रेडीमेड की कंपनी चलाते होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। रेडीमेड हब में रेडीमेड की जो कंपनियां होती हैं वो खुद काम नहीं करती हैं, वो केवल लेबर चस्पा करती हैं, फिनिशिंग देती हैं। सारे काम आसपास के गांव की महिलाएं, बेटियां और बुजुर्ग लोग करते हैं।
कंपनी गांव के लोगों को वो चीजें बांट देती है, कर्ज आप लगाएंगे, बटन आप लगाएंगे, तुरपाई आप करेंगे, कटिंग करके दे देंगे, सिलाई आप करेंगे। वो गाड़ी जाती है, इकट्ठा करती है, उनके खाते में घर बैठे पेमेंट करती जाती है, लाती है कंपनी में, उसको फिनिशिंग करके अपना ठप्पा लगाती है, विदेश भेज देती है। सारी कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं। यानी हमारे क्षेत्र के जितने धुरियापार बेल्ट के जो बस्तियां हैं, उनको घर बैठे काम मिलने का भी उपाय योगी जी ने कर दिया। ये सूचना है, एक देश चुनाव इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत कम अवसर मिलता है इतने सारे जनप्रतिनिधि एक साथ मिल जाए। इस नाते मैं ये लोभ अपने को संवरण नहीं कर पाया कि मैं इसको बता दूं कि क्या भी होने जा रहा है। और जिस दिन ये औद्योगिक इकाइयां लग करके तैयार होंगी, हम लोग गोला के पुल का इंतजार कर रहे हैं, पैसा आ चुका है, जल्दी ही वो 26 तक हम लोग को वो मिल जाएगा। और जो गोला का पुल बना, हम लोगों की चीनी मिल वाली मांग फिर जिंदा हो जाएगी और फिर एक बड़ा उद्योग हम लोग ला पाने में सक्षम हो जाएंगे। अभी उसका इसलिए नहीं है कि अभी हमारे लिए कनेक्टिविटी का संकट है। आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग जानते भी होंगे, पूर्वांचल से सीधे गोपालपुर को 4 लेन का प्रोसेस हो गया है। जिस दिन भी घोषणा हो जाए 4 लेन सीधे आपको राम जानकी मार्ग से खजरी पूर्वांचल से जोड़ देगा, इधर पूर्वांचल से सिकरीगंज से जोड़ देगा, इधर खजरी से जोड़ देगा। तो ये पूरा इलाका आप देखिए 4 लेन। पौड़ी राम का भी प्रोसेस चल रहा है। मैं उसकी घोषणा तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी या तो कहें या हमारे मुख्यमंत्री कहें, वो हमारे दोनों नेता हैं। इसलिए जो बात हमारे नेता को कहनी है वो हम नहीं घोषणा कर सकते, लेकिन इशारा समझिए, हर तहसील मुख्यालय 4 लेन से जोड़ने जा रहा है और सीधे गोला जुड़ जाए। हम लोग बस स्टेशन वाले प्रोसेस पे भी एकदम आगे की तरफ बढ़े हुए हैं। शुभ सूचना जल्दी आनी है, तो उड़वा में भी हम उसी के लिए लगे हुए हैं। हम लोग ये सूचना केवल इसलिए दिए हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जो कुछ हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सांसद जी करते हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और यह सूचना आपको मिल गई होगी कि प्रधानमंत्री आवास के सर्वे का समय फिर बढ़ गया है। इसलिए जो लोग भी अभी बच गए हैं, कह करके एक भी कोई व्यक्ति छूटने ना पावे, सर्वे में रजिस्ट्रेशन का नाम सबका करा लीजिए। जांच में कौन आएगा वो जिले की टीम